Hello friends, welcome to the video lecture series presented by Abel Mathematics Club. This is the lecture in the sequence of video lectures on the topic mean value theorem. पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे। पहला मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि रोल्स थ्योरम देखा था, उसकी प्रूफ देखी थी और उसके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में डिस्कस भी किए थे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, दैट इज लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम आज क्या देखेंगे कि लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, उसकी स्टेटमेंट और उसका प्रूफ, और उसको जो है वो रोल्स थ्योरम के कैसे अलग पड़ता है, और कुछ डिस्क्रिप्टिव आइडिया बेस्ड अपॉन लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वो हम आज पढ़ने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट की ओर। व्हाट लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट्स, इट सेज दैट थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि इफ ए फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b and if it is differentiable in open interval a b, then there exists a point c belongs to open interval a b such that f dash c equal to f of b minus f of a upon b minus a। ये है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अभी देखिए प्रूफ से जाने से पहले हम थोड़ा इसका एनालिसिस करते हैं। पहले हमने रोल्स थ्योरम देखा था। इफ यू रिकॉल द रोल्स थ्योरम तो उसकी कंडीशंस क्या थी? रोल्स थ्योरम की हाइपोथेसिस में ये दिया गया था कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b and if it is differentiable in open interval a b, and the third condition was if f of a equal to f of b, then there exists c belongs to a b, conclusion is f dash c equal to 0। कोई एक c हमें ओपन इंटरवल में ऐसा मिलता है कि जहां पे फंक्शन की डेरिवेटिव 0 होती है। अभी देखिए दोनों में फर्क क्या है कि रोल्स थ्योरम में भी कंडीशन कंटिन्यूटी वाली थी, यहां पे भी है। रोल्स थ्योरम में भी डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन थी, यहां पे भी सेम कंडीशन है। तीसरी कंडीशन जो रोल्स थ्योरम में थी वो थी f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, यानी कि इंटरवल के एंड पॉइंट के पास फंक्शन की वैल्यू सेम होती है। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में वो कंडीशन नहीं है, वो हटा दी गई है। f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं है, राइट। और रोल्स थ्योरम में पॉइंट c ऐसा मिलता था जहां पे f डैश से 0 होता है। यहाँ पे पॉइंट c ऐसा मिलता है जहां पे f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a इक्वल टू f डैश c होता है। अगर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में हम रोल्स थ्योरम वाली थर्ड कंडीशन जो है f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, वो यहाँ पे अगर हम रख देते हैं तो जो f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b हो जाता है, तो यहाँ पे इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों वैल्यू सेम होगी तो न्यूमरेटर 0 होगा, राइट। न्यूमरेटर 0 है, b और a तो सेम नहीं है क्योंकि इंटरवल a भी दिया गया है, तो b शुड बी ग्रेटर देन a, तो 0 अपॉन नॉन जीरो टर्म दैट विल बी 0। ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, यानी कि ये रोल्स थ्योरम का कंक्लूजन हो जाएगा। यानी कि अगर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में हम जो थर्ड कंडीशन रोल्स थ्योरम की है f a इक्वल टू f b वो यहाँ पे रख देते हैं तो ये रोल्स थ्योरम हो जाएगा। यानी कि वी कैन से दैट रोल्स थ्योरम would be consequences of Lagrange mean value theorem by adding a condition f a equal to f b in Lagrange mean value theorem। तो ये जो एनालिसिस है वो एनालिसिस कनेक्टिंग रोल्स एंड Lagrange theorem। लेट अस सी द प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे तो हम प्रूफ में क्या करेंगे, हम स्टार्ट करने वाले हैं एक स्पेशल फंक्शन। वो फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं? लेट फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस कैपिटल ए इंटू एक्स। कैपिटल ए जो है वो कांस्टेंट है, और किस प्रकार का कांस्टेंट है? कैपिटल ए इज ए कांस्टेंट फॉर विच वी हैव फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी। कैपिटल ए ऐसा कांस्टेंट है कि जिस कांस्टेंट की वैल्यू ऐसी मिलेगी ताकि फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी मिले। मतलब कैपिटल ए इज ए कांस्टेंट दैट वैल्यू इज सच दैट फाई ऑफ ए इज सेम एज फाई ऑफ बी। यानी कि हम पहले कैपिटल ए फाइंड करेंगे। ये ए की वैल्यू ऐसी क्या आएगी कि जिसके ऊपर हमें फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी मिलता है। सो लेट अस वर्क आउट दैट फर्स्ट।
फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी कंडीशन अगर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू ए अगर पहले रखेंगे तो हमें फाई ऑफ ए मिलेगा, बाद में x इक्वल टू बी रखेंगे तो हमें फाई ऑफ बी मिलेगा। तो फाई ऑफ ए क्या मिलेगा, रिप्लेस x बाय a, इट विल बी f ऑफ a माइनस a इंटू ए, ये हमें फाई ऑफ ए मिलेगा, f ऑफ a माइनस a इंटू ए। उसी हिसाब से x की जगह पे हम b रखेंगे तो फाई ऑफ b मिलेगा f ऑफ b माइनस a इंटू बी, ये दोनों सेम है, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे सिंप्लीफाई करना है कि a वाली टर्म साथ में रखनी है और फंक्शन वाली टर्म साथ में रखनी है, यानी कि a इंटू बी को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू बी माइनस a इंटू ए, मतलब कैपिटल A इंटू बी माइनस ए, दैट इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो कैपिटल A की वैल्यू हमें मिल गई f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस ए, ये हमें मिल गई कैपिटल A की वैल्यू। ये वैल्यू A की इस प्रकार से है ताकि हमें फाई ऑफ a इक्वल टू फाई ऑफ b मिले। ये यहां से यहां पे अगर हम रख दे तो फाई एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स, ठीक है ना। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फाई ऑफ एक्स की एक कंडीशन ये है कि फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी होता है अगर ए ये लेके चलते हैं हम, ठीक है। दूसरा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ए जो है वो कांस्टेंट है, ए वाला टर्म हो कांस्टेंट है, और ये जो x है वो लीनियर पॉलिनोमियल इसको कह सकते हैं, और ये लीनियर पॉलिनोमियल सभी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस भी होगी और डिफरेंशिएबल भी होगी। कोई भी पॉइंट अगर हम ले ले वहां पे x जो है वो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगी, यानी कि हमें कंक्लूजन में क्या मिलेगा कि एफ एक्स और x दोनों कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और कैपिटल A जो है वो कांस्टेंट है, तो फाई एक्स भी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस होगा, राइट। एफ एक्स कंटिन्यूस है, एक्स कंटिन्यूस है, और एक्स का मल्टीपल ए तो कांस्टेंट है, तो एफ एक्स और एक्स कंटिन्यूस है तो एफ एक्स माइनस ए एक्स भी कंटिन्यूस होगा, यानी कि फाई ऑफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस होगी। उसी हिसाब से डिफरेंशिएबल के कमेंट भी ऐसे ही मिलेगी, एफ एक्स एंड एक्स बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्योंकि x तो लीनियर पॉलिनोमियल है वो कहीं पे भी डिफरेंशिएबल है, और fx डिफरेंशिएबल है वो हमें स्टेटमेंट में दिया है। सो सिंस fx एंड x आर डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी, इट फॉलोज दैट फाई एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। और तीसरा हमने लिया था फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी, वो हमने पहले से ही लिया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि फाई जो है वो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, कंटिन्यूटी वाले, डिफरेंशिएबिलिटी वाले और एंड पॉइंट्स के ऊपर सेम वैल्यू वाले, यानी कि ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन फाई आर सेटिस्फाइड। तो कंक्लूजन में क्या मिलेगा, देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम there exists C belongs to open interval AB such that phi dash C equal to 0। यहां पे हमने रोल्स थ्योरम अप्लाई किया है फंक्शन फाई के ऊपर, ठीक है। अबे हम फाई डैश सी इक्वल टू 0 मिला। अबे पहले हम फाई डैश एक्स लेते हैं, तो फाई एक्स क्या था हमारा, फाई एक्स था एफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे फाई डैश एक्स, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस ए, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, राइट। अभी यहाँ पे हम c रखेंगे, फाई डैश सी इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू c रखेंगे तो हमें मिलेगा फाई डैश सी इक्वल टू एफ डैश सी माइनस ए। अभी फाई डैश सी तो 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो जाएगी 0 इक्वल टू एफ डैश सी माइनस ए की वैल्यू हमने निकाली थी, इफ यू रिमेंबर, लेट अस गो बैक टू रिकॉल। ए की वैल्यू हमें क्या मिली थी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हमें ए की वैल्यू मिली थी। ये ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ पे ए की वैल्यू रखने से हमें ये मिलता है एफ डैश सी माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। अभी हम ये जो टर्म है उसको हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड, यानी कि एफ डैश सी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये प्रूव हो गया लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। हमने स्पेशली फाई ऑफ एक्स बिल्डअप किया, ऐसा फाई ऑफ एक्स लिया कि जो रोल्स की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, और उसके ऊपर से हमने फंक्शन एफ के लिए लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का कंक्लूजन प्रूव कर दिया। तो ये पूरी शॉर्ट एंड इजी प्रूफ फॉर द लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम।
इस थ्योरम के बाद हम कुछ और डिस्क्रिप्टिव आइडियाज लेके चलते हैं आगे। पहला है वो है अल्टरनेट फॉर्म। जैसे रोल्स थ्योरम ने हमने अल्टरनेट फॉर्म लिया था, वैसे ही अल्टरनेट फॉर्म ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे आता है। अल्टरनेट फॉर्म में हम क्या करते हैं, इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी की जगह पे हम लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए प्लस एच, यानी कि बी है वो बी को हम ए प्लस एच लेते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन में एफ डैश सी की जगह पे हम लेते हैं एफ डैश ए प्लस थीटा एच, यानी कि सी को हम लेते हैं ए प्लस थीटा एच। बाय रिवाइजिंग दिस कंसेप्ट लेट अस सी दिस अल्टरनेट फॉर्म। If a function f is continuous on closed interval a to a plus theta h and differentiable in open interval a to a plus theta h, sorry, a plus h, my mistake. If a function is continuous on closed interval a to a plus h, हम b है वहां पे a plus h लेंगे, and differentiable in open interval a to a plus h, b को हम a plus h लेते हैं, then there exists theta belongs to open interval 0 1 such that f dash a plus theta h equal to f of a plus h minus f of a अपन h। यहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ b और c की वैल्यूज चेंज की है। b को हमने लिया है a प्लस h, c को हमने लिया है a प्लस थीटा h, और डिनोमिनेटर में b माइनस a आता है, b इज a प्लस h, सो a प्लस एच माइनस ए हो जाता है h, तो ये हमने डिनोमिनेटर में h ले लिया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम f ऑफ a प्लस एच के लिए ऐसा लिख सकते हैं, पहले h को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बाद में f ऑफ a को शिफ्ट करें तो ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि f ऑफ h को a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच को हम सब्जेक्ट बनाएं तो f ऑफ a प्लस एच मिलेगा हमें f a plus h into f dash a plus theta h. This form will be used in examples, in so many examples based on Lagrange mean value theorem. हम ये फॉर्म यूज करेंगे। और c को हमने a plus theta h लिया है, ठीक है ना। अभी c कहाँ पे था, हमने जो पहले Lagrange mean value theorem का स्टेटमेंट लिया वहां पे c belongs to open interval a लिया था, यानी कि c जो है वो a और b के बीच में है, यानी कि a लेस देन c लेस देन b है। अगर हम उसको वैल्यूज रिप्लेस करें, c को हम लिख दे a प्लस थीटा h, b को हम लिख दे a प्लस h, तो इनइक्वालिटी a लेस देन c लेस देन b हमें मिल जाएगी a लेस देन a प्लस थीटा h लेस देन a प्लस h। तीनों में से a कट जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, 0 लेस देन थीटा h लेस देन h। पहले हमें मिला था a लेस देन a प्लस थीटा h लेस देन a प्लस h, हमने a कट निकाल दिया तो हमें मिला 0 लेस देन थीटा h लेस देन h। फिर से हम इसको h से डिवाइड करते हैं, h नॉन जीरो है क्योंकि b माइनस a जो है वो h है और b एंड a इक्वल नहीं है, तो h इज ग्रेटर देन 0, तो हम h से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, ठीक है ना। इसका मतलब है थीटा वो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। जैसे c बिलोंग्स टू a b होता है तो थीटा बिलोंग्स टू 0 1 होता है। चलिए आगे जाते हैं दो और कोरोलरी की ओर। पहली जो कोरोलरी है उस थ्योरम के बाद की वो ये है, इट्स द यूज ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम टू कंक्लूड सम मोर थिंग्स फॉर द फंक्शन। पहली कोरोलरी कंक्लूड ये करता है कि इफ ए फंक्शन f satisfies all the conditions of Lagrange mean value theorem and f dash x is 0 for all x belongs to open interval ab, then f is constant throughout closed interval ab। यानी कि फंक्शन की डेरिवेटिव अगर a और b के बीच में सारे के सारे पॉइंट के ऊपर 0 होती है तो फंक्शन a और b के बीच में तो कांस्टेंट होगा ही क्योंकि डेरिवेटिव 0 है, a और b के ऊपर भी कांस्टेंट होगा, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल है b में सारे के सारे पॉइंट के ऊपर फंक्शन कांस्टेंट होगा। अगर ओपन इंटरवल के ऊपर फंक्शन की डेरिवेटिव 0 होती है तो क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर भी फंक्शन कांस्टेंट होगा, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू वही की वही मिलेगी जो ओपन इंटरवल में मिलती है। प्रूफ लेते हैं इसके। प्रूफ में हमने क्या कंसीडर किया, सबसे पहले कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कोई दो पॉइंट ऐसे ले लिए x1 x2,
जो कि डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है. लेट अस टेक x1 एंड x2 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB वेयर x1 इज नॉट इक्वल टू x2. अगर इक्वल नहीं है तो दोनों में से एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा. तो हम ऐसा एज्यूम कर देते हैं कि x1 is less than x2, right? So without loss of generality, let us assume that x1 is less than x2. अभी आगे चलते हैं. अगर x1 लेस देन x2 लिया है तो हम क्लोज्ड इंटरवल x1 x2 की बात कर सकते हैं. और x1 x2 जो है वो इस इंटरवल में है, क्लोज्ड इंटरवल AB में है. तो क्लोज्ड इंटरवल x1 x2 है, इट विल बी अ सबसेट और इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल AB, ऑब्वियसली, राइट. x1 x2 पूरा का पूरा इंटरवल विल बी सबसेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB, राइट. आगे बढ़ते हैं. फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल AB में सभी जगह, सभी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है. अगर क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, AB में कंटिन्यूअस है, तो क्लोज्ड इंटरवल x1 x2 में भी कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज दिस इंटरवल इज सबसेट ऑफ दिस वन. उसी हिसाब से फंक्शन ओपन इंटरवल AB में डिफरेंशिएबल है, तो ऑब्वियसली ओपन इंटरवल x1 x2 में भी डिफरेंशिएबल होगा, बिकॉज दिस इंटरवल x1 x2 इज सबसेट ऑफ द इंटरवल AB. तो ये होगा, ठीक है. यानी कि लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंटिन्यूटी वाली और डिफरेंशिएबिलिटी वाली. कौन सा इंटरवल में? क्लोज्ड इंटरवल x1 x2 में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल x1 x2 में डिफरेंशिएबल है. यानी कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल x1 x2 सच दैट f' इक्वल टू fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1. यानी कि हमने AB इंटरवल की जगह पे x1 x2 इंटरवल के ऊपर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया. A इज रिप्लेस्ड बाय x1, B इज रिप्लेस्ड बाय x2, ठीक है. तो हमें ये मिल गया, पूरा ये कंक्लूजन मिल गया. अभी f' क्या है? f' जो है वो 0 है. कोई भी पॉइंट अगर ओपन इंटरवल AB में ले लो तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन के डेरिवेटिव 0 है. अगर AB के इंटरवल में कोई भी पॉइंट ले लो तो फंक्शन की डेरिवेटिव 0 होती है. तो C जो पॉइंट है वो x1 x2 इंटरवल में है, ओपन इंटरवल में है, और वो जो इंटरवल है वो इंटरवल AB का सबसेट है. यानी कि C इंटरवल AB में भी आएगा, तो इसके लिए फंक्शन की डेरिवेटिव 0 होगी, ठीक है. सो सिंस f' इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू AB एंड C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल x1 x2 जो कि ओपन इंटरवल AB का सबसेट होगा, दैट मीन्स वी हैव f' इक्वल टू 0. यानी कि हमें लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का जो कंक्लूजन मिला था उसमें f' इक्वल टू 0 ले ले तो हमें ये मिलेगा fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 0. अभी x2 है वो x1 से बड़ा है, यानी कि x2 x1 x2 से छोटा है, तो ये 0 नहीं होगा. यानी कि f of x2 माइनस f of x1 दैट इज इक्वल टू 0. x1 और x2 सेम नहीं है, तो न्यूमरेटर 0 होगा. यानी कि f of x2 और f of x1 की वैल्यू हमें सेम मिलेगी. f of x2 इज इक्वल टू f of x1. अभी x1 x2 क्या है? x1 x2 तो कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है. क्लोज्ड इंटरवल AB में हमने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लिए थे, उसको उस पर हमने f of x2 इक्वल टू f of x1 प्रूव कर दिया. यानी कि कोई भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट हम क्लोज्ड इंटरवल AB में लेंगे xi xj, तो उसके लिए हमें f of xy इक्वल टू f of xj मिलेगा. यानी क्या इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि फंक्शन की वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल AB में कोई भी पॉइंट के ऊपर सेम मिलती है. दैट मीन्स फंक्शन इज कांस्टेंट थ्रू आउट क्लोज्ड इंटरवल AB. तो अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में कांस्टेंट है और वो फंक्शन लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वो क्लोज्ड इंटरवल AB में भी कांस्टेंट होगा, right? This is first corollary. Second corollary, if a function f satisfies all the conditions of Lagrange mean value theorem and f' is greater than 0 for all x belongs to open interval AB, then f is strictly increasing on closed interval AB. यानी कि क्या हुआ कि अगर फंक्शन की डेरिवेटिव ओपन इंटरवल AB में पॉजिटिव है तो फंक्शन की डेरिवेटिव क्लोज्ड इंटरवल AB में भी पॉजिटिव होगी. अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऐसा मिलता है. Whenever f' is greater than 0 for some x, then function is strictly increasing for that particular x. तो यहां पे f' greater than 0 अगर ओपन इंटरवल में मिलता है
और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो हमें f(x) ग्रेटर देन 0 क्लोज्ड इंटरवल ए बी में भी मिलेगा, यानी कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये जो प्रूफ है वो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रूफ ऑफ लास्ट कोरोलरी। वैसे ही हमें आगे बढ़ना है जैसे हमने लास्ट कोरोलरी प्रूव की थी। दो पॉइंट लेने हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी में जो कि डिस्टिंक्ट है। x1 लेस देन x2 हम लेके आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली इंटरवल x1 x2 विल बी सबसेट ऑफ इंटरवल ए बी। ये लाइन सभी सेम है। f जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल भी है, तो वो क्लोज्ड इंटरवल x1 x2 में भी कंटिन्यूअस होगा और ओपन इंटरवल x1 x2 में डिफरेंशिएबल भी होगा। तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से हमें एक xc ऐसा मिलेगा कि जैसे f' इक्वल टू f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपन x2 माइनस x1 होता है। यहां तक सारे के सारे आर्ग्यूमेंट पिछले कोरोलरी की प्रूफ जैसी ही है। अभी हम चेंज किया होगा। लास्ट कोरोलरी में हमें यहाँ पे f' इक्वल टू 0 दिया था, यहाँ पे हमें f' ग्रेटर देन 0 दिया है। तो f' ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, और c कहाँ पे है, ओपन इंटरवल x1 x2, और ये जो है वो ओपन इंटरवल ए बी का सबसेट है, यानी कि c जो है वो ओपन इंटरवल ए बी में आएगा, तो उसके लिए f' ग्रेटर देन 0 होगा। जो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है उसमें f' यहाँ पे था, f' ग्रेटर देन 0 है तो ये टर्म भी ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0। नाउ x2 है वो ग्रेटर देन x1 है और x1 इज लेस देन x2 है, तो x2 माइनस x1 तो ग्रेटर देन 0 होगा ही। डिनोमिनेटर 0 है, फुल टर्म्स ग्रेटर देन 0 है, डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0 है, तो न्यूमरेटर भी ग्रेटर देन 0 होनी ही चाहिए, क्योंकि p by q is greater than 0 if and only if either p and q both are positive or p and q both are negative। यहां पे नीचे वाली टर्म ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाली टर्म ग्रेटर देन 0 होगी ही होगी, यानी कि f of x2 माइनस f of x1 is greater than 0, यानी कि f of x2 is greater than f of x1। तो हमने शुरुआत की थी ऐसे दो पॉइंट जहां पे x2 ग्रेटर देन x1 था, x1 लेस देन x2 मतलब x2 ग्रेटर देन x1। अगर हम x2 ग्रेटर देन x1 लेते हैं तो हमें f of x2 ग्रेटर देन f of x1 मिलता है, ठीक है। इसका मतलब है फंक्शन इंक्रीजिंग है x1 x2 में। तो ये x1 x2 जो है वो तो कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है ना क्लोज्ड इंटरवल में। इसका मतलब है कोई भी पॉइंट xi xj ले लो कि जो जिसमें xj ग्रेटर देन xi होता हो, तो f of xj ग्रेटर देन f of xi ही होगा। उसका मतलब है फंक्शन जो है वो पूरे के पूरे क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। ये जो डेफिनेशन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन की है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है वो पूरा इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। इसके बाद कोरोलरी नंबर 3, almost similar, if a function f satisfy all the conditions of Lagrange mean value theorem and f dash x is less than 0 for all x belongs to open interval a b, then f is strictly decreasing on closed interval a b। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब डेरिवेटिव लेस देन 0 होती है। अगर फंक्शन की डेरिवेटिव लेस देन 0 है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, तो अगर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन की डेरिवेटिव क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर भी लेस देन 0 होगी, यानी कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यानी कि अगर फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और LMVT सेटिस्फाई होता है तो फंक्शन एंड पॉइंट के ऊपर भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही होगा। तो जैसे हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कोरोलरी प्रूव की थी उसी हिसाब से ये कोरोलरी प्रूव कर सकते हैं। लेस देन 0 की जगह पे हम ग्रेटर देन 0 रखते हैं। तो आई होप यू कैन कंप्लीट दिस, राइट। वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे आएगी, खाली लेस देन 0 की जगह पे हम ग्रेटर देन 0 रखेंगे। तो आई एम श्योर एंड कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू दिस। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू वर्क आउट।
आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की ओर। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा? रोल्स का हमने देखा था, यहां पे और रोल्स में एक ही कंडीशन डिफर होती है, यहां पे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं दिया गया है जनरली, राइट। तो हम दो पॉइंट लेते हैं ए और बी। मानो एफ ऑफ ए यहां पे है, अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो वो सेम लाइन में आएगा, एफ ऑफ बी सेम लाइन में आएगा, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आएगा। लेकिन हम यहाँ पे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ ऑफ बी है, मानो ये जो वैल्यू है वो एफ ऑफ बी की वैल्यू है, राइट। तो ये पॉइंट हो गया ए एफ ऑफ ए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया बी एफ ऑफ बी, दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये हमें दो पॉइंट लिया है, एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। ये एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये दिख रहा है, ग्राफ कंटिन्यूअस है। और ये एंड पॉइंट्स के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की डेरिवेटिव मिलती है, सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का टेंजेंट मिलता है। ये आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा कर्व है, ए बी के बीच में पूरे का पूरा कर्व स्मूथ है, सभी जगह पे स्मूथ है, कहीं पे भी शार्प कॉर्नर्स नहीं है। यानी कि सारे के सारे पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, उसका टेंजेंट मिलेगा। अगर ये होता है तो कंक्लूजन क्या लेते हैं हम, कि एक पॉइंट सी हमें ऐसा मिलता है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिटवीन ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अगर हम रिकॉल करें तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये क्या बनता है? ये बनता है स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक है ना। हमें ये क्या मिलेगा? एफ बी माइनस एफ, इट इज लाइक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 को हम एफ ऑफ बी ले लेते हैं, y1 को हम एफ ऑफ ए ले लेते हैं जो कि इमेजेस है, x2 को हमें b लेते हैं, x1 को हम a लेते हैं। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बन जाता है स्लोप, ठीक है ना, स्लोप ऑफ दिस लाइन ज्वाइनिंग ए बी। सो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज अ स्लोप ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, राइट। और उसकी इसके इक्वल टू एफ डैश सी है, एफ डैश सी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज अगेन अ स्लोप। तो एफ डैश सी क्या होगा? एफ डैश सी होगा स्लोप एट पॉइंट सी, स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट सी। यानी कि क्या हुआ, अगर हम इक्वालिटी पे गौर करें, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए। लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वालिटी की, लेफ्ट हैंड साइड एफ डैश सी वो है स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट सी। राइट साइड जो है इक्वालिटी की वो है स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, दोनों सेम है। यानी कि कर्व का स्लोप जो सी के ऊपर है वो, और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी उसका जो स्लोप है वो सेम होगा। दो स्लोप सेम है मतलब क्या हुआ? दो स्लोप सेम है मतलब वो जो लाइन है वो पैरेलल होगी। सी के ऊपर फंक्शन जो y इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व ट्रेस करता है उसका टेंजेंट लेते हैं हम, एफ डैश सी मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट सी। तो हम जो सी के ऊपर कर्व के टेंजेंट का स्लोप लेते हैं वो स्लोप लाइन सेगमेंट ए बी के स्लोप के बराबर है। मतलब जो टेंजेंट है सी के पास कर्व का वो, और जो लाइन सेगमेंट है जो ए बी को ज्वाइन करती है, दोनों क्या होगी? पैरेलल होगी। दोनों का स्लोप सेम है मतलब लाइंस विल बी पैरेलल। यानी कि कंक्लूजन क्या मिलता है कि कोई एक पॉइंट सी ए बी के बीच में ऐसा मिला हमें जिसके पास जो कर्व का टेंजेंट है दैट विल बी पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग ए बी। ये हमें कंक्लूजन मिला। और ये सिर्फ एक पॉइंट ही ऐसा मिले वो जरूरत नहीं है। हमें सपोज ऐसा कोई कर्व दिया है ए और बी के बीच में, ये कंटिन्यूअस भी है ए और बी के बीच में, डिफरेंशिएबल भी है, कहीं पे शार्प कॉर्नर नहीं है, ताकि डिफरेंशिएबल भी है ए और बी के बीच में। तो हमें एक से ज्यादा सी भी मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक से मिला है ऊपर जाके, और दूसरा से यहाँ पे मिला है। दोनों के जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल टू ए बी है, पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी है। तो ज्योमेट्रिकली फिर से रिवाइज करते हैं। ज्योमेट्रिकली इफ ए कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस,
between A and B, that is from A f of A to B f of B, and it has tangent at every point between A and B, then there exists at least one point C. एक या एक से ज्यादा मिल सकते हैं. There exists at least one point C between A and B at which tangent to the given curve at C is parallel to the line segment joining or the line joining AB. So ये हुआ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में. अगर हम रिकॉल करें तो रोल्स थ्योरम में जो है वो टेंजेंट एट सी वाज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यहां पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग ए बी है. ये डिफरेंस है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लाग्रांज थ्योरम है. तो ये सारे डिस्क्रिप्शन पार्ट जो है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर के हमने आज कवर की है इस लेक्चर में. यहीं पे हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर के एग्जांपल्स देखेंगे. सो विल बी गोइंग फॉर द एग्जांपल्स, डिस्कशन ऑन द सॉल्यूशंस ऑफ द एग्जांपल्स बाय यूजिंग लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इन द next video lecture. So I hope this lecture, I hope you like this video, and keep watching the videos on mean value theorem. Thank you very much.